अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज मखसूस नशिस्तों का मामला एक बार फिर से छिड़ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसीली फैसले के बाद कि मज़ीद वजाहत की जाए कि इलेक्शंस एक्ट में जो पार्लियामेंट की तरफ से तरमीम हुई है और वो तरमीम माजी से लागू होती है, क्या उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा इन इफेक्ट या फिर वो जो तरमीम है वो लागू होगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सफ़ाती वजाहत जारी की है और ये लिखा है कि कानून की तयशुदा ये उसूल है या एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्शंस एक्ट में माजी से भी अगर तरमीम हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो कल अदम नहीं कर सकती। फैसले में जो रिलीफ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, वो इसलिए दिया गया था ताकि अवाम की नुमाइंदगी के जो हक है उस पर अमल दरामद हो सके। इसलिए इलेक्शंस एक्ट में जो बाद में तरमीम की गई है उसका कोई असर नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करे। और ये जो वजाहत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये ऐन उस वक्त आई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर और जो स्पीकर की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मखसूस नशिस्तों का मामला अब निपटाया जाए और इससे मुतल्लिक कुछ फैसला किया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बार फिर ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। लेकिन इसी दौरान, इसी के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई जिसमें एक बार फिर ये कहा गया है कि किसी इबहाम की गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस बात का इजहार किया है कि ये जो वजाहतें जारी की जा रही हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पर तमाम तर मामले के ऊपर बात करते हैं, इसके सियासी इम्प्लिकेशंस उस माहौल में जहाँ पर एक आइनी तरमीम करने का इरादा रखती है हुकूमत और उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश हो रही है, और फिर एक पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से क्या एग्जैक्टली इसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तमाम तर सवालात को एड्रेस करेंगे। हमें इसके लिए ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है माहिर कानून जाहिद इब्राहिम साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जाहिद साहब। आप इसे शुरू करते हैं और ये पहले जान लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो अब वजाहत आई है इसके बाद तमाम तर इबहाम दूर हो गया कि जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की गई थी पार्लियामेंट की वो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होगा, या आपको भी अभी कोई शक व शुबहात है? नहीं, मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। और 12 जुलाई के फैसले में बहुत डिटेल में वजाहत की गई थी, दिन बताए गए थे कि कितने दिनों में कार्रवाई करनी है। और मेरी नज़र में आखिरी दिन था 5 सितंबर का, जिस दिन इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन इशू करना था, अपनी वेबसाइट पे इन नुमाइंदों का नाम इशू करने थे। और वो इलेक्शन कमीशन, अंग्रेजी में कहते हैं कि दे बीन ड्रैगिंग देयर फीट, तो उन्होंने पहले एक वजाहत मांगी, वो वजाहत दी गई। उस वजाहत को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल्ड रीजनिंग में शामिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इतने अरसे तक इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड फैसला नहीं आया। डिटेल फैसला भी आ गया, पहली वजाहत भी आ गई, और उसके बावजूद ये इलेक्शन अमेंडमेंट में ज़रूर अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उसका कोई इतलाक नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोहन अमल करे। बिकॉज देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर वाकई इंडिपेंडेंट है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पार्टी ए के कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं या पार्टी बी के कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कानूनी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा सादा अल्फाज में जो हमारे देखने वाले उनके लिए भी हम सब भी बेहतर अंदाज में समझ सकें, वो क्या कानूनी वजह है जो अदालत ने अपनी वजाहत में आज बयान की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होगा। क्योंकि सुना तो हमेशा से यही गया है कि जो पार्लियामेंट है वो बालादस्त होती है, वो सुप्रीम होती है, और अगर वो कोई कानून साजी कर दे तो वो हर किस्म के फैसले या तशरीह के ऊपर सबकत लेती है। जी ज़रूर। देखें, जो आपको ये समझना होगा हमारे नाज़रीन को कि एक तरफ हमारा आइन है और उस आइन के तहत पार्लियामेंट को इजाज़त दी गई है कि वो कानून साजी करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो 12 जुलाई का फैसला है, वो हमारी आइन की शिकों के मुताबिक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की शिकें हैं आइन में, उसके मुताबिक उन्होंने एक फैसला दिया और वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई आप इस पे अमल करें। उस फैसले के कनेक्शन में पार्लियामेंट ने कोशिश की कि वो एक कानून साजी करें
जिससे शायद इस फैसले के निफाज में इलेक्शन कमीशन को दिक्कत पेश आए। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत कर दी कि देखें, हम तो आइन की तशरीह करते हुए हमने ये फैसला किया था, और उस आइनी तशरीह को आप एक पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेशन के जरिए इसको नहीं सेट असाइड कर सकते। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए, एक राय ये आ रही है कि एक अलग से दरख्वास्त जानी चाहिए थी, तो फिर इस तरह की कोई वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती थी। इस बात का फैसला के कानून साजी ज़्यादा सबकत लेगी या अहम होनी चाहिए, या फिर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर होगा, ये इस तरह की वजाहत से नहीं हो सकता? देखिए, उसमें भी उस बात में ज़रूर वजन है, लेकिन देखें, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब तक वो फैसला कायम है, उस पर अमल होना है। अगर कोई लेजिस्लेशन भी हो चुकी, तो उस लेजिस्लेशन की बुनियाद पे अगर कोई चैलेंज करे और वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हो कि भाई आपका फैसला जो है वो अभी नहीं नाफिज हो सकता क्योंकि ये कानून साजी की गई है, तो जब तक कोई ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी कोई इस किस्म की सवाल उनके पास नहीं है जिसका वो जवाब देने के लिए मुतम्मिल हो। अभी देखें, उन्होंने सिर्फ एक वजाहत की है, और वजाहत क्या की है कि भाई हमने एक आसान लफ्जों में आपके लिए एक फैसला किया कि ये नशिस्तें एक पार्टी की हैं, उस पे अमल किया जाए। अब आप उसको टेक्निकलिटी की बुनियाद पे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बुनियाद पे उसको आप शायद इफेक्ट देना नहीं चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई वो नहीं हो सकता। ये जब तक या तो रिव्यू में ये फैसला चेंज किया जाए, जो कि नहीं हुआ है, और जब तक स्टे नहीं हो तो ये फैसला कायम है। अगर फैसला कायम है तो उसके ऊपर नफाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है। अच्छा जाहिद, आपको टाइमिंग के ऊपर तशवीश हुई थोड़ी सी, या आपने सोचा कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, एन उसी वक्त जिस वक्त अब आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर उठा है और वोटिंग की तरफ जा रहा है मामला, फिर एक वजाहत आएगी बिल्कुल पिछली दफ़ा की वजाहत की तरह? आप देखें, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे उन मुहर्रिकात के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यकीनन देखें, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, ये एक वजाहत देना भी सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी है, ये इटसेल्फ मेरी नजर में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन हम आम हालात में नहीं रह रहे। हम सब देख रहे हैं कि मुल्क में किस किस्म का आजकल कैफियत है, और इस कैफियत को दूर करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, जो 12 जुलाई का फैसला है, और वो कहते हैं कि इस पे अमल किया जाए, और मेरी राय में अमल होना चाहिए। ठीक है जाहिद, ज़रा इसका सियासी पहलू भी गौर करते हैं, मजीद भी कानूनी सवाल और इलेक्शन कमीशन को भी हमने डिस्कस करना है। बट बेनज़ीर, मेरा एक सवाल था, एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही थी कि ये जो अब वजाहत आई है, इसमें लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन का जो वक्त था वो भी एक बड़ा शॉर्ट विंडो था, जो आप डिटेल रीजनिंग से पहले इलेक्शन कमीशन मांग सकता था कि इस चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, उस चीज पे चाहिए, लेकिन अब डिटेल रीजनिंग आ गई है। तो फिर आपके ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दूसरी क्लैरिफिकेशन आई क्यों? जब डिटेल रीजनिंग आ गई है, आप कह सकते थे फैसला आ गया, अब उसको पढ़े। जाहिर जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और ये कुछ लोग इसको एज अ कॉन्ट्रडिक्शन रीड करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, ये कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि एक लिमिटेड विंडो था, उसमें आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे। हमने क्लैरिफिकेशन आपने मांगी, हमने दी, उस क्लैरिफिकेशन को हमने अपने डिटेल रीजनिंग का हिस्सा कर दिया, और आप कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने परहैप्स जिस तरह वो कहते हैं कि जो 12 जुलाई का भी फैसला था, वो उन्होंने देखा कि इन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी समझा कि इस हद तक तो हम वजाहत कर दें। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत वजाहतें मांगी होंगी अपनी एप्लीकेशन में, पीटीआई ने भी शायद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त हमें सिर्फ इस लिमिटेड हद तक हम आपको कह रहे हैं कि
एक लेजिस्लेशन के जरिए रेट्रोस्पेक्टिवली आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसके अंदर आईनी मामला की बुनियाद पे फैसला किया गया है, उनको हम नहीं छेड़ सकते। मज़र साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये बताएं कि नॉर्मली, जी सर मैं आती हूँ एक सेकंड। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत अपना फैसला देती है, शॉर्ट ऑर्डर देती है और उसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर देती है। ये मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी फैसले की वजाहतें जारी की हों। और तो इसकी क्या, क्योंकि अगर आप उसके ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे तो वो कंटेम्प्ट है, लेकिन एक मरतबा वजाहत फिर दूसरी मरतबा वजाहत, इसकी सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर इलेक्शन कमीशन उसके फैसले पे अमल नहीं कर रहा तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट बनती है। आप वजाहत क्यों बार बार कर रहे हैं? जी आप देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखें कि जो पहले शॉर्ट ऑर्डर दिया गया था उसके अंदर वजाहत का एक मौका दिया गया था कि वजाहत आप मांग सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ इसमें से मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक कंटेम्प्ट का मामला है, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम मेरा अपना ख्याल है कि हम एक किस्म की आईनी खाना जंगी के लिए ये मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रास्ता फराहम किया है और इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दिया है कई मौकों के बाद कि आप इस पे अमल करें। ठीक है, भट्टी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं मैडम शेख, अभी बात हो रही थी, बेनज़ीर शाह साहब ने पूछा गालिबन के क्या ज़रूरत पड़ी, एक जब वजाहत आ गई थी तो फिर क्लैरिफिकेशन की। यही मैंने पूछा लेफ्ट राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इलेक्शन कमीशन दोबारा गया था सुप्रीम कोर्ट एक और दरखास्त लेकर और अयाज सादिक साहब के खत के बाद, तो उस पर क्लैरिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है सवाल इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये लिखा है कि जब हमने वो जो विंडो दी थी दोबारा रुजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, वो इसलिए दी थी कि शॉर्ट ऑर्डर और तफसीली फैसले के दरमियान में अगर कुछ समझने में मसला हो अमल दरामद के लिए तब तक रुजू कर लिया जाए। तफसीली फैसले में सब कुछ लिख दिया गया है, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपने ख्याल में ये ज़रूरत नहीं रहती। बाकी फिर भी उन्होंने जो आंसर था वो लिख दिया। अब ज़रा इसका सियासी पहलू गौर कर लेते हैं ना कि बेनज़ीर, आपकी राय में आप जब तज्जिया करती हैं तो आपको क्या लगता है, क्यों ज़रूरत पेश आई इस वजाहत की आज? अच्छा अलीना, पहली बात तो जो जितनी मुझे समझ है वो ये कि जो पहले भी वजाहत आई थी उसमें भी तकरीबन यही बात की गई थी। शायद वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं पढ़ी थी, उसमें भी यही कहा गया था कि शॉर्ट ऑर्डर आ गया है, अब आप कानून जो है उसमें तरमीम करें ना करें उसका कोई असर नहीं पड़ेगा शॉर्ट ऑर्डर में। और फिर जो डिटेल रीजनिंग थी उसमें समझाया गया कि किसी कानून की बुनियाद पे हमने फैसला नहीं दिया, हमने आइन में जो हकूक वोटर्स के लिखे हैं, किसी सियासी जमात के नहीं, वोटर्स के जो आइन में हकूक लिखे हैं उसकी बुनियाद पे हमने फैसला दिया है। दूसरी चीज जो इस क्लेरिफिकेशन में अहम थी जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका एक बड़ा एक शॉर्ट विंडो था जिसमें आप वजाहत मांग सकते थे, अब डिटेल रीजनिंग आ गई है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा से कोई वजाहत या क्लेरिफिकेशन मांगने की कोशिश करे तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहां से अब कोई जवाब आएगा। तीसरी चीज जो इसमें अहम है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है और याद दिला रही है इलेक्शन कमीशन को कि आर्टिकल 189 का मतलब यह है कि बाइंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आपने उनको इंप्लीमेंट कराना होता है। अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मीटिंग के जैसे कि पता नहीं दुनिया का कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो हल करने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं तो इस बात पे बहुत क्लियर हूँ, ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट ना करने का कोई तरीका निकाला जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो क्लेरिफिकेशन आ गई है इसके बाद लगता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से बड़े साफ अल्फाज में कह दिया है कि आपकी अब कोई बुनियाद नहीं बनती कि आप हमसे क्लेरिफिकेशन बार बार मांगे। तो अब इलेक्शन कमीशन को बैठ के फैसला करना होगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करेंगे या आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अब फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को अब यहाँ पे करना पड़ेगा।
बेनज़ीर एक सेकंड में साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं सिर्फ छोटी सी बात आप कंप्लीट कीजिए। देखिए मेरी एक और रीडिंग भी है। ये रीडिंग ये है कि कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थी कि शायद अगले चीफ जस्टिस और बाकी जो जजेस हैं उनके साथ शायद कोई हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वजाहत के बाद और ये जो 8 जजेस की आई है, मेरी रीडिंग तो ये है कि ये जजेस जो है ये अपने फैसले के साथ खड़े हैं और ये अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे। और एक आखिरी चीज एलिना, एट द एंड ऑफ द डे यही वो फैसला है, यही वो वजाहतें हैं जिसकी वजह से आज हुकूमत आइन में भी तरमीम कर रही है और जिसकी वजह से आज हुकूमत नहीं चाहती कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बने। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं साहब? नहीं, वही बेनज़ीर ने बखैर बात कर दी वो, लेकिन अब आप ये देखें ना कि पूरा सिस्टम ही बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तरमीम पे शायद इत्तेफाक राय हो जाए तो चलें, एक अच्छी बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अगर हमें एक हफ्ते बाद ये सुप्रीम कोर्ट इस शक्ल में नहीं नज़र आती तो जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है उसका क्या होगा। मुझे बिल्कुल ये बात जो बेनज़ीर ने की यही लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये ताख़ीर की है ये बिल्कुल इंटेंशनली की है, इसमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट ये जो इलेक्शन कमीशन बार बार इस मामले में फ़ैसला नहीं कर पा रहा, ये इनकॉम्पिटेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या फिर बदनीयती है। फॉरेन फंडिंग केस में सालों लगा दिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन हो ना हो गया। आपको इनकॉम्पिटेंसी लगती है, बदनीयती लगती है? मुझे बदनीयती लगती है, माजरत के साथ मुझे बदनीयती इसलिए लग रही है कि इसमें आपने बार बार एक चीज़ की वजाहत क्यों आपको एक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन आ गया है उसमें, तो उसमें बार बार वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। फिर जब एक वजाहत आ गई उसके बाद भी फैसला ना करना इलेक्शन कमीशन का, इसमें इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा बदनीयती का अमल क्योंकि वकला भी अभी इसके ऊपर बटे हुए हैं। बेशक जाहिर एक बात कह रहे हैं और हम अपनी राय से आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस पैनल के ऊपर ही दूसरी राय रखने वाले भी वकला आ चुके हैं और वो बता चुके हैं कि उनके ख्याल में जो कानून साजी है, फैसला करे ना इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर ले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दे या जो PMLN पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को दे दे, कोई फैसला तो करे इलेक्शन कमीशन। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि क्यों नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला। एंड ऑल्सो ये जो आज वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके ऊपर जरा मजीद भी कुछ सवालात उठते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और फिर इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो आज पहले तो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा बार बार जो पार्टीज़ हैं सियासी और ख़ासकर जो हुकूमत की पार्टीज़ हैं वो इस खदशे का इजहार करती आई हैं या इस तासुर का इजहार करती आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये जो आईनी तरमीम है इसकी राह में रुकावट डाल रही है। तो क्या फिर ये सवाल उठता है आज कि अब इस मौके के ऊपर ये वजाहत आना जो हुकूमती खदशात हैं उनमें वज़न डालता है थोड़ा? मैडम शेख, मुझे बिल्कुल भी ज़रा भर भी डाउट नहीं है कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उमर अता बंदयाल साहब के पर काटने के लिए और उस वक़्त काजी फायज़ ईसा साहब की हेल्प के लिए, और फिर जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आया था जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए और काजी फायज़ ईसा साहब की मदद के लिए, जैसे 63A उमर अता बंदयाल बेंच का फैसला आया था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला ना बन सके, दूसरी तरफ वाले वोट शुमार ना हो, और जैसे 63A काजी फायज़ ईसा बेंच का फैसला आया कि हुकूमत को मदद मिल सके लोटा क्रेसी से। ऐसे ही पहले आईनी तरमीम, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, हम एक मरतबा जब पहले वजाहत आई थी मैंने बात की थी कि पहली मरतबा जब आईनी तरमीम आई मंजूर होने का ढिंडोरा पीटा गया 14 सितंबर को, तब 8 जजेस की वजाहत आ गई। और अब एक बार फिर जब मौलाना साहब अभी तक हुकूमत के साथ मिलते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उनके तो अपने मेंबरान अपने घर में नकब लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि बदमाशी का बंद करो वरना बदमाशी का मतलब का जवाब बदमाशी से होगा,
और मौलाना साहब भी मौजूद नहीं थे आज, उन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल लोग भी मौजूद नहीं थे, और मुत्तफिक का मुसवदा सुना मंजूर हो गया जिसका अभी नंबर गेम पूरी नहीं है। तो जैसे अब एक मरतबा फिर आईनी तरमीम करीब करीब जा रही है पार्लियामेंट के, तो उस वक़्त इन जज साहबान की वजाहत आ गई है। और अगर मैं ये कहूं, उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइमिंग को इंपॉर्टेंट जाना है तो उस दिन भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश किया था, आज भी सलाम पेश करता हूं। क्योंकि इशू ये नहीं है कि इस वक्त कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत नहीं कर रहा। इशू ये है कि इस वक्त आइन पर हमला होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला होने जा रहा है। इस वक्त आइन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, अदलिया और जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, सबको तमाशा बना दिया गया है। आप अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब का मिसाके जमहूरियत यही था जिस पे नसीमा एहसान को रोना पड़ा सेनेट में, तो फिर मेरे ख्याल से सोच लेना चाहिए। खैर मैडम शेख, वापस आते हैं। अब मुझे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और सारे कानूनी माहिरीन ये बताएं, कोई ऐसी आईनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी जवाज़ कि ये मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को दे दी जाएं? कोई मुझे बता दें। चलो आप उसमें तो भंबल भोसे में पड़ जाते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद थी, तहरीक इंसाफ थी, फलां। इसमें मुझे बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन ने आके बांट दी, वो दरखास्त लेके पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन ने बांट दी। फिर दूसरी बात जो आज मैं आपको लंगर गाप बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आ चुका हमारे सामने मखसूस नशिस्तों पर। सुप्रीम कोर्ट का वजाती फैसला आ चुका, सुप्रीम कोर्ट की पहली वजात आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजात आ चुकी। इसके बाद होना क्या चाहिए? आप और मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी जमात की सीटें और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 4 नीचे ऊपर मुख्तसर, तफसीली और पहली वजात और दूसरी वजात, अब कोई इबाम नहीं होगा। अब भी इबाम होगा मैडम शेख, अब भी कन्फ्यूजन होगी। मेरी सिर्फ बात मुकम्मल हो, प्लीज जल्दी से सर, टाइम बड़ा कम है। जी मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ। अब भी इबाम होगा, अब भी कन्फ्यूजन होगी, अब भी आगे होगा, क्योंकि तय ये लग रहा है, ऐसे तय लग रहा है कि लंगर गापे के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। और मैडम शेख, इस बुनियादी तौर पे बात यह है कि जितनी भी कानून साजियां हुई हैं इस हुकूमत ने की हैं, वो सारी जाती मफाद पर मबनी हैं और आइंदा भी यही करेगी। और इस वक्त चूंकि आईनी तरमीम मंजूर करानी थी, अयास लंगर गाप्ती के अयास सादिक साहब ने अचानक दूसरा खत लिखा और लंगर गाप्ती के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें देने वाला था, लिहाजा ये वजात आ गई और वजात आई, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर है। अच्छा, ये आपका वैसे इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन बेनज़ीर ने एक सवाल उठाया कि एक तासुर, या आपने जैसे कहा था कल लंगर गप चल रही है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है अगले सेटअप और आईनी तरमीम से मुतल्लिक। सर, क्या इस वजाहत के बाद वो तासुर ख़त्म हो गया? एक तो ये बात नोट कर लीजिए मैडम शेख, आगे चल के शायद आपको पता चलेगा कि मेरे ख्याल से ये जो ऐसे लग रहा है कि 8 जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त 11 जजेस हैं जो किसी भी एडवेंचर का जवाब हो सकता है दे दें। अच्छा। जब अगर कोई आईनी तरमीम हो। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो लंगर गप वो थी, वो ये थी कि जो निज़ाम खड़ा है इलेक्शन डाके पर, वो लंगर गप मखसूस नशिस्तों पर नहीं थी। नहीं सर, तो ये सारा कुछ मखसूस नशिस्तें उसी से जुड़ी हुई है ना। आईनी तरमीम होगी तो उसके बाद अगले कौन होंगे कौन नहीं होंगे चीफ जस्टिस, और उनके हाथ में फिर अगले निज़ाम की कुंजी। नहीं मैडम शेख, आपने जरा कड़ी मिलाएं कि ये आईनी तरमीम क्यों हो रही हैं। इसकी बुनियाद बनी कि अगला चीफ जस्टिस आएगा, वो इलेक्शन डाका खोल देगा। मैंने एग्जैक्टली यही कहा, हो जाएंगे। मैंने एग्जैक्टली यही कहा। तो इलेक्शन डाका अगर सोचिए मैं राय दे रहा हूं कि हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर इलेक्शन डाके पे कोई बात ना हो और ये निज़ाम चले, मगर उसके बाद जो वो सारी हैं कि सियासी स्पेस किसी जमात को मिल जाए, कोई मजीद मुकदमे ना बने और मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाऊं कि आज क्यों नहीं फैसला हो सका, ये दिलचस्प नुक्ता है, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। भट्टी साहब ने अभी बड़ी दिलचस्प राय दी है और उन्होंने ये बात कही है कि जी अगर तो ये भी इसके पीछे मुहर्रिकात हैं या वजह है कि दूसरी तरफ से सियासत हो रही है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, ये जायज़ है। क्या इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भट्टी साहब ने सारी बातों से उनके इत्तेफाक करते हुए, उमर बंदियाल साहब कोई आइडियल जज नहीं थे चीफ जस्टिस। उन्होंने भी क्लोज डोर शॉप बनाई हुई थी। वो 3 जजों से बाहर जाते ही नहीं थे, हर बेंच में वो 3 जजेस मौजूद होते थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत आला मिसालें कायम की हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफ़ी है। जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये जो हो रहा है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफ़ी है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव के रोल को ख़त्म करने की बात की गई है, जबकि 26वीं तरमीम में आप एग्जीक्यूटिव के रोल को एंटर कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। तो जो चीज़ें हैं जैसे आइन बहुत खूबसूरत चीज़ है, नहीं, लेकिन जो भट्टी साहब ने बुनियादी तौर पर जो नुक्ता उठाया ना, उसके ऊपर मैं राय जानना चाह रही थी। बेनज़ीर कुछ कहना चाहती हैं? देखिए अलीना, मेरे ख्याल से जाहिद साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी हम सिचुएशन में है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में फिर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शायद फैसले लेने पड़ते हैं। मैं जो इस वजाहत को इस तरह देख रही हूँ कि ये इसलिए शायद दूसरी वजाहत आई है ताकि इलेक्शन कमीशन को कोई बहाना ना मिले इस मामले को और लटकाने का, ताकि इलेक्शन कमीशन ये ना कह सके कि हमने तो आपसे सवाल भेजा था, आपने जवाब ही नहीं दिया, हम तो इंतजार कर रहे थे आपके सवाल के जवाब देंगे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक फाइनल क्लैरिफिकेशन आई है। अच्छा, ये पूछ लेते हैं ना जाहिद की तरफ से कि इसके बाद नहीं, ठीक है, ये जाहिद साहब से पूछ लेते हैं ना। जाहिद साहब, अब क्या कबाहत रह गई है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कोई ठोस फैसला ना जारी करे? क्या आपको लगता है तौहीन अदालत का डर है या अभी तक वजाहत नहीं है? वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मेरी नजर में तो इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला करना ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आती किस बात पे। उनको तो एक बहुत क्लियरली प्लान बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे का, कि उन्होंने कितने दिन देने लोगों को एफिडेविट जमा कराने के लिए, कितने दिन उसके बाद पार्टी की लेटर आना है, कितने दिन बाद उसके इलेक्शन कमीशन ने इनके नोटिफिकेशन जारी करने। तो यहाँ पे तो कोई इबाम तो है नहीं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कहता है ना इस सारे के दरमियान में आ गई वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम, तो अभी तक उनके पास एक तरह से जवाब था। देखिए, वो जवाब से ज्यादा शायद वो जवाब ढूंढ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने का। मेरी नजर में ये बात है। और जहां तक ये क्लैरिफिकेशन की टाइमिंग की बात कर रहे हैं, देखिए वो हर बार आपने देखा वो 63A का जब रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुना और उसका फैसला आया, लोगों ने, एक तरफ के लोगों ने ये बात कही कि ये फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसकी टाइमिंग में हमें एतराज है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, उस पे भी हम कहते हैं कि हाँ, जो क्लैरिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिकत रखता है, लेकिन टाइमिंग का इशू है। लेकिन हर बार जरूर टाइमिंग का इशू होगा। हम ये भी शायद इस चीज के ऊपर कियास राइयां कर सकते हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पे फैसला किया जाता है, लेकिन हमें मैं ये समझता हूं कि हमें तो फैसला देखना है, और फैसले के अगर साफ लफ्जों में एक चीज बताई गई है तो उस पे अमल दरामद ये बताएं। अगर नहीं होता $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट। अगर आज रात ये अमेंडमेंट पास हो जाती है, जिसका इम्कान है, या कल सुबह तक, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की जो एक नॉर्मल वो था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है, वो प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। कितना इम्पैक्ट जुडिशरी पर आएगा? देखें, इम्पैक्ट तो बहुत सिवियर आएगा। उसके बाद आई थिंक आप भी मेरे लिए रिपोर्ट कार्ड में कोई परमानेंट पोजीशन ढूंढ लें, क्योंकि आप इस मुल्क के, क्योंकि देखें, अगर आप ये, मैं नहीं समझता कि
एक आईनी अदालत और ये हम एक क्लैश की तरफ जा रहे हैं। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो क्लैश है फॉर पावर। हम ये, मुझे तो ये कोशिश नजर आ रही है कि एक जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है उसको हम एक इम्बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। काम करते हैं ना, हम आपको अभी एजाजी स्पॉट देते हैं जाहिर, हम आपको रिपोर्ट कार्ड में अभी एक एजाजी स्पॉट देते हैं, और जब ये आईनी तरमीम के कुछ नुकात हमारे सामने आएंगे तो हम जरा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम आपसे इसके ऊपर डिस्कशन कर सके, रहनुमाई ले सके। तब तक मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्या इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत हो सकती है अगर वो अभी भी नहीं इम्प्लीमेंट करता? तो जी बिल्कुल हो सकती है। और मैं समझता हूं कि देखें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला या किसी भी कोर्ट का फैसला हमारे मुल्क पे ब्रेक डाउन क्यों है? ब्रेक डाउन इसीलिए है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में फैसला साजी का पावर है वो अपने फैसले पे दूसरे लोगों को अमल दरामद नहीं करा सकते। ओके, बेनजीर आप क्या देख रही हैं? क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर देगा या फिर नहीं करेगा? ऑल्सो अगर हो जाता है अमल दरामद मिनवान, तो क्या फिर आईनी तरमीम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हुकूमत के पास, या फिर स्मूथ सेलिंग है? अभी भी स्मूथ सेलिंग तो नहीं है अलीना। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना होता या करना होता तो वो कर चुके होते। अभी तक वो बहाने ही ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, ये शायद जब तक इलेक्शन कमीशन को फाइनल फैसला नहीं लेती, और क्योंकि अभी तक उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने वो बस डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी क्लेरिफिकेशन मांग लेते हैं, कभी इधर लिख देते हैं, कभी उधर लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे, और इस क्लेरिफिकेशन के बाद मेरे ख्याल से उनको लेना पड़ेगा। इरशाद भट्टी साहब, असम्बली की सूरत हाल, वोटिंग की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? इस मजीद वजाहत और फिर इलेक्शन कमीशन के इजलास के तनाजुर में। मैडम शेख, जो पुराने दौर में VCR होते थे उसमें एक बटन होता था फास्ट फॉरवर्ड का। इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड लग चुका है। कल का जो वफाकी काबीना का इजलास है आज हो गया है। जल्दी में 26 नुकात पर इत्तफाक हो गया है। 7 बजे वफाकी का भी अभी वफाकी काबीना का जो इजलास, इसमें मंजूरी दे दी जाएगी, और उसके बाद हो सकता है आईनी तरमीम हो, और हो सकता है सूरत हाल बदल जाए, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन को कुछ करना ही ना पड़े। मलिक साहब, क्या असर होगा या होगा ही नहीं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि PTI अगर JUI के साथ जाती है, और JUI पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ जाती है, और तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय हो जाता है, तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे इस वक्त डेमोक्रेसी बहुत, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रही है, और पार्लियामेंट के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रही है, जुडिशरी की अपनी ड्रॉबैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा कोई दागदार जुडिशरी रही है हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम इस तरीके से जुडिशरी को अंडरमाइन करने जा रहे हैं कि हम एग्जीक्यूटिव के हाथ में वो पावर देने जा रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो मेरा ख्याल है हम डेमोक्रेसी को सर्व कर देने जा रहे हैं। भट्टी साहब, क्या इसका तासुर लिया जाए कि अब सारे जो फरीक है वो खुलकर मैदान में आ गए हैं, और अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो हमें दूसरी फरीक से भी, यानी अदलिया से भी, कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा शदीद किस्म का? जी मैडम शेख, खुल के नहीं, सिर्फ खुला के। अच्छा, अब खुला के वाला माहौल कब से शुरू हो जाएगा? और बात दुआ करें कि हुकूमत को मौलाना साहब को फेस ना करना पड़े, क्योंकि मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुसवदा एक है, और मौलाना साहब और PTI का मुसवदा एक है, तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाले हैं। बेनजीर अलीना, जजेस का मुझे नहीं पता, वकला की तरफ से तो लग रहा है कि बहुत ही सख्त रिएक्शन आएगा, और फिर जब वकला निकलते हैं तो उनके साथ फिर सियासी जमातें भी निकलती हैं, एक जरा सी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है वकला से। जाहिर, वैसे मेरे ख्याल से वहाँ से जरूर एक ये वैसे जाहिर को बेंच के ऊपर भी क्या इख्तलाफ है? जाहिर, देखिए, ये बेंच पे जहां तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बेंच तो ऑलरेडी, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच ये आईनी केस देखता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम एक नई बेंच बनाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होगी, लेकिन उसके जजेस हम अपॉइंट करेंगे, तो वहां पे फिर आपको मुश्किलात पेश आएंगी। सॉर्ट ऑफ अ डिवीजन, तो उसके ऊपर इख्तिलाफ पाया जा रहा है। A division where it is controlled by the executive, that is the issue. ठीक है।
बेंच के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। जो पहले एक तासुर था ना कि शायद इस तरह से थोड़ा सा पैलेटेबल होगी ये तरमीम अगर इसको आईनी अदालत से लेके आईनी बेंचेस के ऊपर कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर बड़ी गहमा गहमी भी चल रही है। हम देख रहे हैं इस वक्त जो इक़्तिदार के ऐवान है वहाँ पर रौनक लगी हुई है। वहाँ पर भी जैसे जैसे अपडेट्स होंगी आपको कल भी अपडेट करते रहेंगे। बट अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।